चॉइस पर फोकस करते हैं। अब हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिरुद्ध सरकार जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध जी, स्वागत है आपका। वॉलेटिलिटी इनफैक्ट बढ़ती हुई एंड निफ्टी बैंक थोड़ा सा एक पेन पॉइंट बन रहा है, क्योंकि मौका मिलते ही यहाँ पर लोग अपनी अच्छी खासी पोजीशंस काट रहे हैं। पहले तो इस मार्केट को कैसे पढ़ रहे हैं, क्या ड्राइव करेगा अगला मूव? आफ्टरनून I'll say कि आज के दिन में जो मार्केट है उसमें डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द आई वुड से द फेंट हार्टेड, क्योंकि एक एक दिन में आपका 100-200 पॉइंट्स निफ्टी का अप एंड डाउन होता रहता है। सो इन्वेस्टर्स को हम हमेशा वही बोलते हैं एंड दैट इज व्हाट हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं कि हर रोज का इंडेक्स डेफिनेटली देखकर पोजीशन लेना इज नॉट द राइट थिंग। सो मेरा एडवाइस रहेगा इन्वेस्टर्स को कि डेफिनेटली मार्केट में जब मोमेंटम होता है वी टेंड टू सी डिफरेंट स्टॉक्स जो भागते हैं, वी टेंड टू गेट एक्साइटेड एंड एंटर देयर, लेकिन हमको ये फोकस करना चाहिए कि कहाँ पे अर्निंग्स आने वाला है और जो आज के दिन में जो प्राइस है वो वैल्यूएशन अर्निंग्स को जस्टिफाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर वी शुड नॉट एंटर इनटू कंपनीज। सो जो पॉकेट्स ऑफ द मार्केट, जो सेक्टर्स, जो कंपनीज में अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जहां पे कम से कम 18 से 20% काइंड ऑफ एन अर्निंग्स ग्रोथ दिखने वाला है अगले 1-2 साल, वहीं पे एलोकेशन होना चाहिए। एक चीज जो दूसरा दिख रहा है मार्केट में, जो स्टॉक सेक्टर्स वेर वेरी एक्सपेंसिव, चाहे आप कोई भी ओल्ड जो हॉट फेवरेट कंपनीज होते थे स्पेशली इन द बैंकिंग स्पेस, जो कंपनीज एंड सेक्टर्स बहुत महंगे हुए जहां पे अर्निंग्स हैज नॉट मेट द एक्सपेक्टेशन, वहां पे वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसीलिए काफी सारा जो बैंकिंग स्पेस है, एनबीएफसी स्पेस है, वहां पे आपको दिख रहा है कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज द ग्रोथ हैज नॉट मेट द एक्सपेक्टेशंस। ओके, अच्छा अब आते हैं कुछ सेक्टर्स पे, और यकीन मानिए आपके यहाँ आने से पहले अनिरुद्ध जी हम एक डेडिकेटेड डिस्कशन कर रहे थे केमिकल्स पे। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, इस क्वार्टर के नंबर्स और भी ख़राब, स्टॉक डे लो पर, 52 वीक लो पर, और जो रिकवरी पीरियड हम मान के चल रहे थे, आई मीन Q3 इस फिस्कल का, वो आई थिंक ये कंपनियाँ ही खुद बोल रही हैं कि नहीं, वो अब चला जाएगा मिड 25 के बीच में। एक प्राइस होता है कॉन्ट्रा कॉल लेने का कि हाँ स्क्रीन पे चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं, ऑल नेगेटिव फैक्टर इन प्राइस। क्या केमिकल उस स्थिति में है इस वक्त आपके मुताबिक? केमिकल्स में अगेन मैं सेम चीज बोलूंगा कि वहां पे अभी भी जो आप लोग का डिस्कशन हुआ है, आई थिंक 1-2 क्वार्टर अभी तक वी शुड वेट, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है इन केमिकल्स, एंड इनफैक्ट ये मेरा व्यू रहा है लास्ट 1 साल से, कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो रहे हैं लेकिन अर्निंग्स विजिबिलिटी इज नॉट देयर। क्योंकि अगर हम मेजर इम्पैक्ट देखें जो केमिकल में हो रहा है इज दैट सप्लाई फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया कंटिन्यूज इन द इंटरनेशनल मार्केट, उसमें जो प्राइस हाइक हो सकता है वो नहीं हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट। चाइनीज कंपनीज आर विलिंग टू डंप एट एनी प्राइस। दूसरा जो चीज था कि ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने देखा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक बड़ा चीज हो गया था, जिसके चलते काफी सारे डोमेस्टिक केमिकल कंपनीज हैड डन वेल। अभी इंपोर्टेड केमिकल का जो कंपोनेंट है दैट हैज अगेन पिक्ड अप, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस आर लो, शिपिंग कॉस्ट आर लो, तो इंपोर्टिंग द सेम केमिकल्स हैज बिकम मोर अट्रैक्टिव देन डूइंग एन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। So I would say कि price action in the chemical market is suggesting कि अभी भी 1-2 क्वार्टर का पेन है जब तक we don't see the demand revival जो प्राइस को सस्टेन करे। Meanwhile क्या हुआ है कि लास्ट 2-3 साल में काफी सारे कंपनीज ने कैपेक्स कर दिया है, एंड वो कैपेक्स का डेफिनेटली अगर आपका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, there's an interest component which will keep on hurting you। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो मैं बोलूंगा कि अभी भी केमिकल सेक्टर में अफेक्ट करने वाला है। So one should not be in a hurry to enter into the chemical sector as we speak। ओके, अच्छा अभी मैं आपसे एक नए सेक्टर पे आऊँगा, बात करूँगा, लेकिन बाजार की वोलेटिलिटी देखिए किस प्रकार की है। रिलायंस एट डे लो, लेकिन केमिकल्स एट डे लो, और बाकी अगर आप देखें काउंटर्स डे लो पे, बट सडनली एक HDFC बैंक में एक अपस्विंग आता है तो वो निफ्टी की डाउन से को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, निफ्टी बैंक को थोड़ा सा अपसाइड दे देता है। कितने क्रॉस कॉम्बिनेशन अगर आप देखें काम कर रहे हैं। HDFC बैंक में रिकवरी आ गई, ये डे लो से अगर आप देखें समझ लीजिए करीब 10 रुपये रिकवर हो गया। कितने स्ट्रॉन्ग इन्वर्स क्रॉस कॉम्बिनेशन हैं इस वक्त। अच्छा अनिरुद्ध जी, PSUs में इतनी बड़ी तेज़ी आएगी इस बात का आपको अंदाज़ा था क्या? आई मीन हर वो शख्स जो बीते 20-22 साल से इनको देख चुका है ना, आई थिंक वो इनकी वास्तविकता से, इनके मतलब प्राइस पैटर्न से बड़ा वाकिफ़ था। इस बार सब भौचक्के हैं यहाँ पर। ये प्राइस कैश में कन्वर्ट करने का है प्रॉफिट्स को, या फिर आपको लगता है कि नहीं? आई मीन
अभी तो और मूव आएगा। और अभी भी एक PSU लेके चलनी हो आपको, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पावर फाइनेंस हो, चाहे वो OMCs हो, चाहे वो अपस्ट्रीम कंपनियां हो, चाहे वो PSU बैंक्स हो, आपके प्रेफर्ड 2-3 स्टॉक्स कौन से हैं? सो विद रिगार्ड टू PSUs हमारा व्यू थोड़ा सा अलग सा है। इनफैक्ट हम लोगों ने PSUs काफी पार्टिसिपेट भी किया हुआ है इन द लास्ट 1-2 साल। एंड अगर मोस्ट रिसेंट रैली का बात करूं तो लास्ट 4-5 मंथ से हम लोगों ने काफी सारा एक्सपोजर भी लिया था इनटू PSU कंपनीज इन ऑल आवर इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज। उसमें एक चीज जो मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलूंगा इज एनी स्पेस जहां पे बहुत फास्ट अपमूव आया है, जहां पे जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है फॉर वैल्यूएशन, डेफिनेटली इट इज गुड टू टेक प्रॉफिट एंड एग्जिट। बट विद इन द PSU काफी सारे ऐसे सब सेक्टर्स हैं जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट काफी सारा है। अगर मैं बोलूं ब्रॉडली द सब सेक्टर्स अंडर PSU जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, ऑयल एंड गैस इज वन स्पेस, शिपिंग इज अनदर स्पेस। ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पे अभी भी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। हम लोग काफी सुनते हैं कि द रेलवेज एक ऐसा स्पेस है जहां पे वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया। काफी सारे रेलवे कंपनीज have given you like 100% plus return in the last 6 months. तो जहां जहां लग रहा है कि valuation comfort is not giving you comfort, I would say one should exit. थोड़ा profit market को भी earn करना चाहिए. We should not wait for exiting always at the peak. But पूरा PSU जो थीम है, मैं बोलूंगा अभी भी ये मल्टी ईयर थीम है। बट विद इन PSUs आपको सेक्टर्स के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली PSUs अगले 2-3 साल में भी काफी सारा पैसा बना के देगा इन्वेस्टर्स को फ्रॉम वेयर वी स्टैंड टुडे। एंड आई वुड से कि पार्टिसिपेट करना चाहिए। दो अच्छे ऑप्शंस है फॉर इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है टू एनालाइज कंपनीज। वन इज योर CPSE ETF एंड दूसरा है आपका PSU बैंक ETF। दैट गिव्स यू अ गुड एक्सपोजर टू सम ऑफ द PSUs। सो फॉर इन्वेस्टर्स जो लोग ज्यादा टाइम नहीं है फॉर एनालिसिस ऑफ कंपनीज एंड शुड पार्टिसिपेट इन PSUs, ये दोनों एक अच्छा ऑप्शन है फॉर दोज। ETF और ऑफ कोर्स PSU बैंक का ETF आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर विकल्प है, क्योंकि हम PSU बैंकों की बात कर रहे हैं और लार्जली PSUs की बात कर रहे हैं। दो स्टॉक्स भी मैं मेंशन करना चाहूँगी अनिरुद्ध जी, एंड प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि वित्त मंत्री है भैया पार्डन निर्मला सीतारमन से जो बातचीत हमारे एडिटर इन चीफ की हुई पोस्ट बजट, उन्होंने इसी बात पर इशारा भी किया कि SBI और ONGC में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने से परहेज नहीं करेगी। बजट के बाद बड़े इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि संकेत यहाँ पर और भी मजबूत होंगे, विनिवेश के मौके ढूंढे जाएंगे। वित्त मंत्री ने साफ तौर से कहा कि ब्लू चिप PSU में भी वो 49% या उससे कम हिस्सेदारी रखने को इस समय तैयार है। The public sector companies have done really well, and public markets are also where they are. Would you consider sort of diluting your stake maybe to 49% in some of the companies? Thereby, they are not government owned, but at the same time, you have best of both the worlds, and the valuations could go up even further. No, certainly that is not something which has been denied earlier, meaning as a matter of policy. But in many ways, we are already. You will see periodically the DIPAM department, which takes care of the disinvestment, has slowly in trickles released a lot of government's shares into the market, so that private ownerships can come in and they can take hold of those shares. So that is happening already, and we'll certainly like to make sure that greater participation, public ownership in companies like, let's say, SBI or ONGC. I mean, this could be another possibility. Absolutely. तो SBI ONGC पर भी मौके मिल सकते हैं जहां पर सरकार कुछ OFS लाए, हिस्सेदारी कम करेगी, यानी कि OFS आएगा। तो अनिरुद्ध जी, कंसिडरिंग आपने कहा ये एक मल्टी ईयर साइकिल है, क्या निवेशकों को फिर उन OFSs का इंतजार करना चाहिए इन स्टॉक्स में कुछ और मौके खरीदारी के लेने के लिए? क्योंकि नॉर्मली तो वो प्राइसिंग थोड़ी सी सस्ती होती है मार्केट प्राइस के लिहाज से, कुछ डिस्काउंट रिटेल को वैसे भी मिलता है। I would say that since we are the long-term investors and हमारे लिए हम लोग 1 महीना 2 महीना का प्राइस नहीं देख रहे, we are looking for a multi-year cycle. Definitely, as and when the OFS happen, one can participate. But I would say कि allocation on these levels should also be there, and one should not just wait for the OFS, क्योंकि OFS आते आते हो सकता है यहाँ से प्राइस मूवमेंट और भी हो जाए। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा कि ओवरऑल अगर एलोकेशन करना है, CPSE ETF एक अच्छा ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टर्स। दूसरा एक चीज जस्ट वांट टू हाईलाइट ऑन PSUs इज दैट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है इन द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट, वो ये है कि पहले हमेशा हम लोग यूज्ड टू हियर दैट गवर्नमेंट वांट्स टू सेल द PSUs,
अभी जो माइंडसेट चेंज हुआ है वो है कि गवर्नमेंट वांट्स टू एक्सपैंड द बिजनेस पोटेंशियल ऑफ द पीएसयूज एंड देन ब्रिंग इन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है इन द माइंडसेट। पहले सिर्फ बेचना था बिकॉज दे वर द लॉस मेकिंग, अभी माइंडसेट है कि उसको बड़ा करके उसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स लाना है, प्राइवेट पार्टनर्स लाना है। तो ये जो माइंडसेट चेंज हुआ है दैट इज लीडिंग टू द मल्टीपल एक्सपेंशन, और ये मैं बोलूंगा अभी भी बहुत रूम है फॉर द एक्सपेंशन टू हैपन। काफी सारे जो कंपनीज है पीएसयूज में अभी तक सिंगल डिजिट मल्टीपल पे कोट कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। Which is true. अच्छा, since I mentioned PSU banks, ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पर दबाव आ रहा है सभी बैंकों का, नॉट ओनली PSU बैंक, और जो CD रेशियो वाला मामला उभर कर आया कुछ स्पेसिफिक बैंक्स में, इज इट लाइकली टू स्टे फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स? आपकी अप्रोच बैंकों में कैसी रहेगी इस समय? ये जो CD रेशियो का जो कंसर्न है दैट अगर हम देखें नंबर्स, आई थिंक PSU बैंक्स, मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स आर इन वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ओवर देयर। तो जो CD रेशियो का कंसर्न है दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मोर ऑफ द प्राइवेट, द बिग प्राइवेट बैंक्स जहां पे वो रेशियो इज नॉट इन फेवर। तो वहां से तो मेरे को कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। PSU बैंक्स में अगर देखें आज के दिन में भी वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है, एंड इफ यू लुक एट द ROE, SBI का कल नंबर आया था, SBI का ROEs were also 16-17%, ROA was around 1%, which gives you comfort that at that scale वो कंपनीज इतना अच्छे से एक्सपैंड कर रही है अपना बिजनेस। डेफिनेटली दे विल हैव टू रेज कैपिटल। आई थिंक अभी उनको कैपिटल रेज करना ही पड़ेगा बिकॉज काफी सारे PSUs में हो सकता है आपको कैपिटल रेज के इवेंट्स आए इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, बट उसको फैक्टर इन करके भी मैं बोलूंगा कि काफी सारा अभी है रूम फॉर मल्टीपल एक्सपेंशन इन मेनी ऑफ द PSU बैंक्स एज वी स्टैंड टुडे। ओके, थोड़ा NBFCs की तरफ चलते हैं अनिरुद्ध जी, और ज़्यादातर NBFCs का मूड इस वक्त ख़राब है, एंड स्पेशली आई मीन इस स्पेस के लीडर B2, और थोड़ा झुकाव बाजार का स्पेशली बीते 2-3 महीने में रहा है HFCs की तरफ। आप कैसे इस वक्त NBFCs को बाइसेक्ट करेंगे, और मैं अगर आपसे कहूं कि आपको इसमें 2 टॉप कॉल्स पिक करनी है तो वो क्या होंगे? फॉर्चुनेटली हम लोगों ने जितना भी हमारा NBFC का होल्डिंग था हम लोग ने सब एग्जिट कर दिया था ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले, एंड कपल ऑफ NBFCs जो एक पोजीशन था वो हम लोगों ने कुछ अराउंड 4-5 महीने पहले बेच दिया था। नाउ हमारा जो थीसिस था was from where RBI was coming from, and अगर मैं ये बोलूंगा आपने जो 2 सब सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट पकड़ा है, वन इज NBFCs विच इज द रिटेल फाइनेंसिंग, और दूसरा है द हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस में आ रहा है ग्रोथ, मार्केट को इंटरेस्ट दिख रहा है, whereas NBFC में इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है। दैट इज मेनली बिकॉज RBI ने बोला है कि दे वांट टू कंट्रोल द अनसिक्योर्ड लेंडिंग। Unsecured lending is where the NBFCs were expanding their book a lot. वहीं पे सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रहा था, unsecured lending, whether it's the personal loans or any of those loans. तो वो एक एरिया है जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पीस था ऑफ NBFCs, जिसको RBI ने has asked them to take a pause or break and to control it. So that is where growth impact हो रहा है। On the contrary, अगर हाउसिंग फाइनेंस देखें, it is not unsecured, it is definitely a secured lending, and वहां पे ग्रोथ आ रहा है। काफी सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का वैल्यूएशंस आर आल्सो वेरी अट्रैक्टिव, एंड दैट इज वेयर अगेन आई वुड से कि मार्केट जो रीबैलेंसिंग कर रहा है पोर्टफोलियो का, टेकिंग इनटू फैक्टर द वैल्यूएशन एंड द ग्रोथ, इसलिए वो पूरा जो रीबैलेंसिंग दिख रहा है लास्ट 4 to 6 months, that is where the market action is happening. ओके, अनिरुद्ध जी एक ही पूछूं आपसे, ये पेटीएम पे क्या व्यू है आप लोगों का? करो आजकल नहीं सुन रहा है, पेटीएम अवॉइड करो हो रहा है, क्या व्यू है? और फिनटेक कंपनियों पे आपका व्यू? See, Paytm definitely, there is, I think, enough analysis and paralysis ho chuka hai on the company in the last 1 week. But I would say कि when you have so many uncertainties, मतलब अभी इतने सारे uncertainties हैं with regard to what exactly happened, what were the observations by RBI, काफी सारे उसके ऊपर analysis भी आया है with regard to whatever the ED is going to investigate and things like that. But आज के दिन में मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को, जहां पे भी इतना सारा इवेंट होता है, one should be completely away from there. मार्केट में there is no shortage of ideas, and ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ पेटीएम ही है जहां पे इन्वेस्ट करना है। So I would say जहां पे भी इतना सारा uncertainty, event,
the regulatory risk is there. In fact, uska business risk is the major risk, because if the bank license is to be suspended, if the wallet business is to be sold, because there was an article आपने देखा होगा कि the wallet business is on the blocks. अगर ये सब होने वाला है, then definitely how do you value the business? So I would say कि investors को definitely Paytm से दूर रहना चाहिए जब तक पूरा dust doesn't settle, until we don't know what and where lies the future of Paytm. That's the $1 million question. उसका किसी के पास जवाब हो तो वो तो बहुत पैसे कमा ले आदमी. लेकिन फाइनली मैं आपसे एक और पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी ऑटो कंपनियों पर, जहाँ पर हमने देखा टाटा मोटर्स की तरफ से बहुत ही स्टेला परफॉर्मेंस रहा है. इनफैक्ट इवन द लाइक्स ऑफ हीरो मोटर नॉट डन बैडली. इधर किस तरह की पोजीशनिंग रहेगी? ये एक और कंजम्पशन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग थीम है जिसको लेकर लोगों का भरोसा थोड़ा सा जगा है. ऑटो एंड ऑटो एंक एक बड़ा एलोकेशन है इन माय पोर्टफोलियो. ऑलमोस्ट 10% ऑफ माय पोर्टफोलियो इज इनटू ऑटो एंड ऑटो एंक. More than the auto OEMs, I'm very bullish on auto ancillary. Now the reason for that is कि basically अगर हम देखें जो auto ancillary companies हैं, काफी सारे कंपनीज जो गुड क्वालिटी कंपनीज है, वो लोग एग्जिस्टिंग जो OEM प्लेयर्स है उनके जो वॉलेट शेयर होता है, दे आर इंक्रीजिंग द वॉलेट शेयर. उसमें इनका ग्रोथ इज हैपनिंग फास्टर देन द इंडस्ट्री. मतलब टिपिकली अगर हम ऑटो इंडस्ट्री का ग्रोथ देखें, वो 4 से 6% के बीच में है. काफी सारे जो अच्छे ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, दे आर ग्रोइंग एट एनीवेयर बिटवीन 11 to 15%. तो ऑटो एंसिलरी मैं बोलूंगा एक अच्छा स्पेस है जहां पे इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए. काफी सारे अच्छे कंपनीज है इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस ओवर देयर हु आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल. बहुत सारे ऐसे ऑटो एंसिलरी है जो लोगों ने काफी सारा ईवी स्पेस में भी अपने दे हैव लॉन्च्ड द न्यू प्रोडक्ट्स. एक्सपोर्ट मार्केट एक दूसरा बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इंटरनेशनल OEMs जो है, दे ऑल्सो वांट टू इंक्रीज देयर सोर्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम इंडिया. तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. तो आई वुड से ऑटो एंसिलरी इज द राइट वे टू प्ले द होल ऑटो इंडस्ट्री, बिकॉज वहां पे एटलीस्ट आपको चाहे कंपनी ए या कंपनी बी अच्छा करे, एटलीस्ट आपको you pick up the good auto ancillary company, you are able to participate in the whole growth story. सवाल अनिरुद्ध आपसे, कुछ नया आइडेंटिफाई किया है इन द रीसेंट पास्ट? कुछ नई पोजीशंस, जैसे आपने कहा आपके पोर्टफोलियो में आप ऑटो और मोर बुलिश ऑन ऑटो एंसिलरी, ऐसी कुछ थीम या कुछ आइडिया जो आपने नया डेवलप किया हो या फिर जहां नया निवेश गया हो? As I said, last 4-6 months में PSUs एक बड़ा allocation था. Almost 14-15% of my portfolio is into PSUs and almost 10% is into auto and ancillary. दूसरा एक जो सेक्टर है जो I think it's not new but we continue to like it is the hotel industry. Almost 6 to 7% allocation है into the hotel industry. And तीसरा एक स्पेस है which is the urban consumption. Urban consumption में I think वो एक स्पेस है जहाँ पे demand continues to be very strong. एंड वहां पे अगर हम कंपेयर करें अर्बन कंजम्पशन विद एग्री कंजम्पशन, अर्बन कंजम्पशन का ग्रोथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग. वहां पे डिमांड रेजिलियंस इज देयर, इनकम हैज बीन कंटिन्यूइंग टू ग्रो. तो इसलिए मैं बोलूंगा वो एक और स्पेस है जहां पे मेरे को अभी भी दिख रहा है काफी सारा है ग्रोथ. अनिरुद्ध जी बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड टॉक टू यू सून. तो बेसिकली कुछ थीम्स आइडेंटिफाई की हुई हैं आपके लिए, ऑटो एंसिलरी